ये ड्रामा द ग्लोरी जो कि एक रिवेंज एंड थ्रिलर ड्रामा है और इसमें स्टोरी ड्रामा की मेन लीड मून दंग-युन की गिर्द घूमती है जिसे स्कूल लाइफ में बुली किया गया होता है। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो फर्स्ट सीन में एक कार दिखाई जाती है जो कि सैमयंग टाउन में इंटर होती है। साल 2022 दिखाया गया है जहां दंग-युन सुबह सनराइज के टाइम छत पर खड़ी होकर गिम्पब खा रही होती है और वो व्यू देख रही होती है। तभी छत पे उसके घर की ऑनर आ जाती है जो कि दंग-युन को वेलकम करती है और उसे एक फूल देती है और कहती है कि इस फूल को फरिश्ते का ट्रम्पेट कहते हैं क्योंकि इसका मुंह आसमान की तरफ है, और दूसरे फूल को शैतान का कहते हैं क्योंकि इसका मुंह जमीन की तरफ है, क्योंकि इसमें अकड़ होती है। और वो बताती हैं कि मटकों को फेंकने से पहले हमेशा तोड़ देना चाहिए। तभी उस मटके के टूटने की आवाज़ से दंग-युन के अपने पास के कुछ सीन याद आ जाते हैं जिसमें उसे स्कूल में बुली किया जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दंग-युन अपनी इमेजिनेशन में कुछ बातें कर रही होती है। वो उन पिक्चर्स को दीवार पर लगाते हुए एक लड़की योनजिन का नेम लेती है और कहती है कि तुम्हें याद है मुझे गर्मियों से कितनी नफरत है, शुक्र है गर्मियां सही से आने से पहले मैं इस शहर में आ गई। दंग-युन इमेजिन करने लगती है कि वो तब क्या करेगी जब योनजिन वो दरवाजा खोल के अंदर आएगी और ये सब पिक्चर्स देखेगी। अब इसकी इमेजिनेशन में योनजिन उससे पूछती है कि ये सब क्या है। योनजिन सारा ये हमारी तस्वीरें हैं, और दंग-युन से पूछती है कि वो कौन है। तो दंग-युन अपनी इमेजिनेशन में उसे जवाब देती है। दंग-युन कहती है कि ये मैं हूँ और कहती है कि तुम अभी भी उतनी ही रूड हो, कोई तमीज नहीं तुम्हें, और योनजिन को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। दंग-युन कहती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना तो अब मेरे पास तुम्हें मारने की एक और वजह है। तो योनजिन हंसती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। दंग-युन उसे कहती है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी और उससे पूछती है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि डरपोक दंग-युन इतनी बहादुर कैसे बन गई। अभी थर्ड सीन शिफ्ट होता है पास में 2004 दंग-युन के स्कूल लाइफ का टाइम, जहां एक स्कूल प्रिंसिपल शिन योंग जन योनजिन की मदर से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उसके खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की गई है, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। फोन रखने के बाद वो योनजिन से कहते हैं कि तुमने अपनी दोस्त को बुली क्यों किया, लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना। मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है। तो योनजिन कहती है कि वो मेरी दोस्त नहीं है और कहती है कि आप मेरी मॉम के क्या लगते हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि वो और मैं दोस्त हैं, मगर योनजिन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ दंग-युन ने बुलिंग की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की होती है और वहाँ पे बुली करने वाले बच्चों को उनके गार्डियंस के साथ बुलाया गया होता है। तभी दंग-युन के क्लास टीचर मिस्टर किम वहाँ आते हैं और उसे डांटते हैं कि उसे ये मामला स्कूल में ही ख़त्म कर लेना चाहिए था, पुलिस स्टेशन तक आने की क्या ज़रूरत थी। तभी उसके सामने बैठा हुआ स्टूडेंट जिसका नाम जेजून है कहता है कि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड गए हुए हैं गोल्फ खेलने, तो मेरे साथ कोई गार्डियन नहीं। तो मिस्टर किम मुस्कुरा के उसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं यहाँ तुम्हारा गार्डियन हूँ। और टीचर उस मेल स्टूडेंट के साथ चले जाते हैं। दंग-युन वहाँ बैठ के ये सब देख रही होती है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हमारा स्कूल एक ऐसी सोसाइटी में है जहाँ अपर क्लास अमीर लोगों और उनके बच्चों की ही सुनी जाती है और वहाँ मिडिल क्लास और लोअर क्लास की कोई अहमियत नहीं। फिर दूसरी जगह सीन में दिखाया जाता है कि योनजिन को उसकी मॉम डांट रही होती हैं और वो शमन पे बिलीव करती हैं जो कि उन्हें कुछ रिचुअल्स करने की बताती है। वो योनजिन से कहती हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि सिर्फ जेजुन के साथ फ्रेंडशिप रखो, सारा भी ठीक है क्योंकि वो दोनों अमीर फैमिली से होते हैं, और बाकी दो दोस्तों से दूर रहने का कहती हैं जो कि हेजोन और म्योंगो होते हैं और वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक जगह रिचुअल हो रहा होता है। योनजिन की मॉम रिचुअल में बिजी होती हैं, लेकिन योनजिन इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती और वो फ़ोन पे अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर रही होती है कि दंग-युन को और बुले कैसे करना है। योनजिन के फ्रेंड्स दंग-युन को उसके पास लेकर आते हैं और योनजिन अब दंग-युन को तंग करने लग जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है, जहाँ दंग-युन बहुत डर रही होती है और योनजिन कहती है कि मैं तुम्हें अपना कलर चेक कराऊंगी कि वो सही से गर्म है या नहीं। तो वो जबरदस्ती दंग-युन के बाजू पे गर्म कलर रख देती है। दंग-युन दर्द से चिल्ला रही होती है और फिर सारा योनजिन के बाल कर्ल करती है उसी कलर रॉड से। दंग-युन हेल्प के लिए आवाजें दे रही होती है तो हेजन कहती है कि जिम की चाबियां हमारे पास हैं, अगर जिम टीचर ने हमें खुद दी हैं। तो दंग-युन पूछती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो योनजिन गुस्से से उठ के आती है और उसे कहती है कि तुमने ही पुलिस के पास जाकर ये इशू बढ़ाया है, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचाने वाला, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स और ना ही पुलिस। और उसे कहती है कि तुम लूजर हो, मुझे तो लगता था तुम्हारा कोई घर भी नहीं। वो दोबारा उसे कहती है कि मेरा कलर चेक करो गर्म है या नहीं, और इसके फ्रेंड्स वही गर्म कलर दंग-युन स्किन पे रखते हैं तो वो दर्द से चिल्लाने लग जाती है। योनजिन म्योंगो कहती है कि इसका मुंह बंद करो, वो जबरदस्ती से किस करता है। वहीं पे उनका एक और फ्रेंड जेजुन जो फुटबॉल खेल रहा होता है वो ये सब देख रहा होता है। कुछ टाइम बाद दंग-युन अपनी स्कूल नर्स के पास आती है मेडिसिन मांगने, क्योंकि वो बाहर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। नर्स देखती है दंग-युन के स्लीव पर खून लगा होता है तो वो जल्दी उठकर उसे चेक करती हैं। वो दंग-युन के जख्म देख के उसे कहती हैं कि मैंने ये पहले भी स्टूडेंट्स पे देखे हैं, ये कौन करता है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन चुप होती है। जब भी वहीं पे योनजिन पर्दा हटाती है जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है, प्राउडली कहती है कि ये मैंने किया है और पहले भी मैं ही करती आ रही हूँ।
प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है कि जहाँ दोंगिन अब बड़ी हो गई होती है। दोंगिन एक स्कूल पार्क में आती है जहाँ एक बच्ची के पास खड़ी होती है। वो बच्ची उसे कहती है कि आपने सेम मेरी मॉम जैसे शूज़ पहने हैं और कहती है कि क्या आप मेरी मॉम को जानती हैं। तो दोंगिन कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को रोज़ याद करती हूँ, और वो भी पूरी नफरत से। छोटी बच्ची कहती है कि नफरत क्या होता है। तो दोंगिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ ये क्या होता है, और सीन फिर पास में चला जाता है। हाँ, दोंगिन स्कूल से घर वापस आती है, लेकिन वहाँ खड़े होकर उसे अंदर से हंसी की आवाजें आने लगती हैं, यानी कि उसके बुलीज अब उसके घर भी आ गए होते हैं। वो म्योंगो को देखती है और डर जाती है, जो उसे फिर अंदर ले जाता है। वो जैसे अंदर जाती है सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। योंजिन दोंगिन का पिगी बैंक दिखाती है जिसमें उसने कुछ पैसे जमा करके रखे होते हैं। तो दोंगिन उसे कहती है कि प्लीज मुझे ये वापस दे दो। वो उसका पिगी बैंक तोड़ के उससे पैसे निकालने लगते हैं। दोंगिन रो रो के कहती है कि तुम लोगों के पास तो पैसे हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो योंजिन कहती है कि ठीक है, ये पैसे तुम ले लेना, डांस करके दिखाना होगा, जो कि दोंगिन नहीं करती। योंजिन कहती है कि तुम्हारे आंखें बहुत प्यारी हैं, और फिर हमें सिर्फ दोंगिन की चीखें सुनाई देती हैं क्योंकि वो उसे फिर बुली कर रहे होते हैं। अगले दिन योंजिन फिर स्कूल हेल्थ केयर रूम आती है। अगर उसे पता चलता है कि वो नर्स रिजाइन कर चुकी है, जिसकी वजह से ये रूम कुछ टाइम के लिए बंद रहेगा। अब दोंगिन एक पुरानी बिल्डिंग की छत पे खड़ी होती है जहाँ से वो खुद को गिराने की सोचती है, मगर फिर पीछे हट जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। उसे बहुत पेन होता है और उसके पास मेडिसिन के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोंगिन फील करती है कि जब स्नो उसके जख्मों पर गिरती है तो वो थोड़ा कम पेन फील करती है। तो दोंगिन जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म उतारती है और रोते रोते ठंडी बर्फ पर लेट जाती है। तभी अगले सीन में योंजिन और उसके फ्रेंड्स स्नो में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी म्योंगो को पता चलता है कि दोंगिन स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई है और वो स्कूल छोड़ के जा रही है, और उसने ट्रांसफर लेटर में रीजन इन सब के नेम लिखे हैं और स्कूल वायलेंस का लिखा होता है। वो जिन बताती है कि अभी प्रिंसिपल हमारे स्कूल टीचर से बात कर रहे हैं, और फिर दोंगिन दिखाते हैं जो कि क्राइम सीन के पास खड़ी होती है और उसके स्कूल टीचर ने उसे कॉल की होती है। स्कूल टीचर से बुरा भला कह रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि फिर तुमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तुम पागल हो, तुम चुप करके स्कूल छोड़ के जा सकती थी, अब जल्दी स्कूल आओ। वहीं स्कूल में एक टीचर मिस्टर किम को कहते हैं कि दोंगिन के ड्रॉप आउट फॉर्म की वजह से उनकी इमेज खराब हो सकती है। तभी दोंगिन भी आ जाती है। टीचर से कहते हैं कि ये कैसा रीजन दिया है तुमने। उन्होंने अपने जख्म दिखाती है और कहती है कि आप ये सब देख रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं कह रहे। तो टीचर उल्टा उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारी कोई टांग या बाजू तो उन्होंने नहीं तोड़ा और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दोंगिन कहती है कि आपका भी तो बेटा है जो यूनिवर्सिटी में, अगर उसके साथ ऐसा होता तो वे टीचर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दोंगिन को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे का नाम क्यों लिया। तभी दूसरी साइड सैलून दिखाया जाता है जहाँ दोंगिन की मॉम काम कर रही होती है। उन्हें कॉल आती है कि वो उठाती हैं और दूसरी साइड से उनसे पूछा जाता है कि क्या आप दोंगिन की मॉम हैं। तो वो कहती हैं हाँ, मैं दोंगिन की मॉम हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि एक जगह दोंगिन की मॉम बैठी होती हैं जहाँ पर योंजिन की मॉम भी आती हैं और वो उनके सामने एक फॉर्म रखती हैं जिसमें लिखा होता है दोंगिन स्कूल से ड्रॉप आउट इस वजह से हो रही है क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और इस पे सिर्फ दोंगिन की मॉम को साइन करना होगा। योंजिन की मॉम दोंगिन की मॉम को लालच देती हैं पैसों की, और दोंगिन की मॉम बहुत लालची होती हैं। उनको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं होती तो वो उस पेपर पे इजीली साइन कर देती हैं। और योंजिन की मॉम ये सब इसलिए कराती हैं ताकि उनकी बेटी या फिर उनकी फैमिली का नाम खराब ना हो क्योंकि वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। तभी दोंगिन घर वापस आती है और देखती है कि उसका घर सारा खाली पड़ा होता है। वहीं वहाँ घर की ऑनर आ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम तो सारा सामान लेके जा चुकी हैं। दोंगिन देखती है कि उसका यूनिफॉर्म और सामान वहाँ पे पड़ा होता है जिसमें वो फॉर्म भी होता है जिसमें उसके ड्रॉप आउट का लिखा होता है और उस पर उसकी मॉम के साइन होते हैं। वो ये देख के समझ जाती है कि उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई है और अब उसे खुद ही रहना होगा। और फिर दिखाया जाता है कि दोंगिन एक किम्बप शॉप में काम कर रही होती है जहाँ पे वो किम्बप बना रही होती है और जिसके साथ वो और भी पार्ट टाइम जॉब्स कर रही होती है जो कि बहुत मुश्किल और स्ट्रगल वाली होती है। दोंगिन के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने जख्मों का ट्रीटमेंट करा सके और उसे इसमें बहुत पेन होता है। एक दिन वो सफाई कर रही होती है और उसे पीरियड्स क्रैम्प की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सोचती है कि इस टाइम पे फार्मेसी तो नहीं खुली होगी, तो वो एक रिवर पे जाने का सोचती है जहाँ पे वो फिर से अपने आप को मारने की कोशिश करती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वहीं दोंगिन फिर से रोने लगती है और फिर दिखाते हैं उसके पुलिस जो कि अपनी लाइफ मज़े में गुजार रहे होते हैं। वहीं सारा ड्रग्स ले रही होती है और फिर उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसे चर्च में बुलाया है। तो सारा अपने फ्रेंड्स को कहती है कि तुम लोग भी मेरे साथ चर्च चलो। योंजिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास वाइट ड्रेस है। फिर दिखाते हैं कि ये सब चर्च में बैठे होते हैं जहाँ पे सारा के फादर कोई स्पीच दे रहे होते हैं प्रेयर के बारे में। सारा के फादर भी बहुत अमीर होते हैं और लोगों में उनकी इज्जत बहुत होती है, लेकिन योंजिन और उसके फ्रेंड यहाँ पे प्रेयर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और हंसने शुरू कर देते हैं और दिखाते हैं कि ये लोग फिर किसी लड़की को वहाँ पे बुली कर रहे होते हैं उसी जिम में जहाँ वो दोंगिन को करते थे। हाजुन और म्योंगो को भी यूज कर रहे होते हैं। हाजुन को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी इनके साथ रहना होता है और उसे अपर क्लास लाइफ चाहिए होती है। वो लड़की को फिर से बुली करने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे दोंगिन आ जाती है। तो योंजिन उसे कहती है कि देखो आज तो तुम खुद चल कर आई हो। तो दोंगिन कहती है कि मैंने साइबर पेज पे तुम्हारे बारे में सब पढ़ा है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो योंजिन को कहती है कि तुम्हारा ड्रीम वाइफ बनना है और एक अच्छी माँ, जिसपे योंजिन के फ्रेंड्स उस पर हंसने लग जाते हैं। दोंगिन कहती है कि मुझे तुम सब के बारे में बताया कि तुम सब क्या बनना चाहते हो।
वो कहती है कि सारा को पेंटर बनना और हाजंग एक एयर होस्टेस बनना चाहती है और जेजुन अपने पेरेंट्स का बिजनेस इनहेरिट करेगा जो कि एक गोल्फ सेंटर है और वो म्योंग के बारे में कुछ नहीं बोलती। तो म्योंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई। योंजिन डोंगिन को कहती है तो इसमें क्या है, मैं ये सब भी अचीव करूंगी और एक जॉब भी लूंगी और तुम जैसे छोटे लोग जिनको मुझ जैसे लोग जॉब देते हैं क्योंकि मैं अपर क्लास से बिलोंग करती हूँ, ना ही ड्रीम्स और ना ही तुम लोग मेरे साथ कम्पीट कर सकते हो। लेकिन वो फिर डोंगिन से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो डोंगिन एक क्रीपी सी स्माइल देती है और उससे कहती है कि मेरा ड्रीम तुम हो। वो सब डोंगिन को ऐसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि 2006 आ गया है जहाँ पे डोंगिन एक फैक्ट्री में काम कर रही होती है और ये काम बहुत मेहनत से कर रही होती है। काम के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर रही होती है जिसपे वो डांट भी खाती है, लेकिन उसके को-वर्कर उसे सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम गो सेयोंग है। वो रोज डोंगिन को नोट करती है और उसका रूम डोंगिन के रूम के साथ होता है। तो रोज रात को वो आते हुए देखती है कि डोंगिन कितनी लगन से पढ़ रही होती है और मेहनत कर रही होती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने शूज उतार के अपने रूम में जाती है। एक रात को वो जब वापस आती है तो देखती है कि डोंग्यून वहाँ पे नहीं बैठी। तो अगले दिन वो डोंग्यून को फैक्ट्री में देखती है और उससे बात करती है कि मुझे पता चला कि आज तुम्हारा यहाँ पे आखिरी दिन है और जिस एग्जाम के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही थी वो तुमने पास कर लिया। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम अब वहाँ जाओगी और बहुत से फ्रेंड्स बनाओगी। तो डोंग्यून उससे कहती है कि नहीं, मैं कॉलेज फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं जा रही बल्कि मेरा मकसद कुछ और है। और दिखाते हैं कि जब डोंग्यून अपनी फैक्ट्री छोड़ के जा रही होती है तो वो ये सोचती है कि योंजिन, मेरी लाइफ में तब से लेकर अब तक एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। फिर दिखाते हैं कि 2009 आ जाता है और डोंग्यून कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। फिर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे डोंग्यून ये स्टोरी योंजिन की बेटी को सुना रही होती है। योंजिन की बेटी का नाम येसोल होता है। डोंग्यून उससे पूछती है कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी। तो येसोल कहती है कि स्टोरी अच्छी थी और ये बिल्कुल फेरी टेल की तरह थी, लेकिन इसमें मेरी मॉम का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर नहीं है क्योंकि वो एक बैड कैरेक्टर है। तो डोंग्यून कहती है कि नहीं, तुम्हारी मॉम का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर ही है लेकिन वो बैड है, अच्छा नहीं है और ये फेरी टेल नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है कि योंजिन अपने घर में बैठी होती है जहाँ पे वो टीवी चला रही होती है और टीवी पे वो वेदर फोरकास्टिंग देख रही होती है और जो वेदर फोरकास्टर होती है वो योंजिन होती है। इस सीन में डोंग्यून के रूम की पूरी क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे उसने सारी पिक्चर्स लगा के रखी होती हैं और वो सोचती है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत और जितने जख्म मिले हैं उसके बदले उतनी ही जख्म मिलेंगे। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस ड्रामा के दूसरे डब एपिसोड देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।